नमस्कार, मेरा नाम है सीएस सुमित कुमार यादव और स्वागत है आपका इस प्रोग्राम में। आपको जान के खुशी होगी कि अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट की वजह से इंडिया हैज बिकम द फास्टेस्ट ग्रोइंग डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। लेकिन यहाँ पे 3 ऐसे इश्यूज है जो कि हमेशा चर्चा और चिंता का विषय बने रहते हैं। द फर्स्ट वन इज पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, द सेकेंड वन इज अलगाववादी विचारधारा जो कि मेजरली उत्तर पूर्वी राज्य जैसे असम, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा में एक्टिव है, एंड द थर्ड वन इज नक्सलवाद। आज की वीडियो में हम इसी नक्सलवाद मुद्दे पे बात करेंगे और जानेंगे इसके पीछे के इतिहास और कैसे ये अपनी जड़ें भारत देश में फैलाते जा रहा है। संतोष एंड सम्मानजनक जिंदगी जीने के लिए इंसान की कुछ बेसिक नीड्स होती है, जैसे फूड, क्लोथ, शेल्टर, हेल्थ, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, ह्यूमन राइट्स एंड जस्टिस। लेकिन जब कोई सरकार अपने सिटीजन्स के इन बेसिक नीड्स को पूरा नहीं कर पाती है तो ये लोग अपने सरकार के खिलाफ हो जाते हैं और इस तरह जन्म होता है सेपरेटिज्म यानी अलगाववाद या फिर एक्सट्रीमिज्म यानी उग्रवाद का। इस कंसेप्ट को दुनिया के सामने रखा जर्मनी के एक सोशल एंड पॉलिटिकल फिलोसोफर कार्ल मार्क्स ने, जिनका कहना था कि फाइनेंशियल एंड सोशल इक्वालिटी के लिए शांतिपूर्वक क्रांति करी जानी चाहिए, लेकिन अगर इस क्रांति से कोई परिवर्तन ना हो तो अपने हकों या हितों के लिए हथियार उठाना बिल्कुल भी गलत नहीं है। इस आइडियोलॉजी को आगे जाके मार्क्सवाद, समयवाद या फिर कम्युनिस्ट विचारधारा के नाम से भी जाना गया। लेकिन इसको पहली बार इम्प्लीमेंट किया गया रशिया में इन द ईयर 1917, जब व्लादिमीर लेनिन ने उस समय के राजा के खिलाफ रेवोल्यूशन स्टार्ट करा, और ऐसा ही कुछ चाइना में माओ जेडोंग ने भी करा। आजादी के बाद भी छोटे किसानों एंड मजदूरों की हालत में सुधार नहीं हुआ। बड़े जमींदार एंड मनी लेंडर्स ने इन लोगों को एक्सप्लॉइट करने का कोई मौका भी नहीं छोड़ा था, जिसकी वजह से समय समय पे एग्रेरियन रिफॉर्म्स एंड लैंड रिडिस्ट्रीब्यूशन की मांग उठती रही। छोटे किसान एंड मजदूरों के अलावा अगर कोई पीड़ित वर्ग था तो वो थे आदिवासी। ये लोग अपनी रोजमर्रा की जरूरत की चीजों के लिए कम्प्लीटली फॉरेस्ट प्रोडक्ट पे डिपेंडेंट थे, लेकिन फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 ने उनसे यह हक भी छीन लिया। हालत ये हो गई थी कि ये लोग अब पेड़ की छाल तक नहीं निकाल सकते थे। भारत में जब इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुआ तो इन लोगों ने पाया कि राज्य के नेचुरल रिसोर्सेज जैसे जमीन, कोयला, पानी, रोड, लकड़ी, जिन पे पहला हक वहाँ के मूल निवासी यानी उन लोगों का था, वो सब बड़े बड़े उद्योगपति को दिए जा रहे हैं। उड़ीसा और झारखंड में कोयला खनन एंड डिफोरेस्टेशन की वजह से इन लोगों को परिवार के साथ एक से दूसरी जगह पलायन करना पड़ता था। एजुकेशन फैसिलिटी तो बहुत दूर की बात है, इनके पास खुद के एंड परिवार को खिलाने तक के रिसोर्सेज या पैसे नहीं हुआ करते थे। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट ने इन लोगों के लिए कुछ करा नहीं, समय समय पे कई सारे स्कीम्स लाए गए, लेकिन इस सब का एडवांटेज हमेशा प्रिविलेज्ड लोग ले जाते थे, जिसकी वजह से ऐसे पिछड़े एंड पीड़ित वर्ग में फ्रस्ट्रेशन की भावना बढ़ती रही, जो कि आके जाके हिंसा का रूप ले लेती है। चाइना एंड माओविस्ट लीडर्स ने इन परिस्थिति का फायदा उठाया और इन लोगों को पैसा प्लस वेपन जैसे कि AK-47, रॉकेट लॉन्चर और उसके साथ इन सब को चलाने की ट्रेनिंग भी दी। भारत में नक्सल की शुरुआत होती है इन द ईयर 1950, जब वेस्ट बंगाल के छोटे से गांव नक्सलबारी में गरीब किसानों एंड मजदूरों को जमीन दिलाने के लिए चारू मजूमदार, कानू सन्याल एंड जानदार संथाल जैसे लीडर्स ने हथियार उठाया। क्योंकि ये मूवमेंट नक्सलबारी नाम के गांव से शुरू हुआ था, इसलिए इसको नक्सलवाद के नाम से जाना गया और इससे जुड़े लोगों को नक्सलवादी। शुरू में ये आंदोलन मनी लैंडर्स एंड जमींदार के अगेंस्ट था, जो कि 1967 आते आते सरकार विरोधी रूप ले चुका था। नक्सलबारी से शुरू हुई ये कहानी गरीब किसानों, मजदूरों और आदिवासी लोगों की बिगड़ती स्थिति के कारण आने वाले कुछ दशकों में बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका तक फैल गई और नक्सल से प्रभावित रीजन को रेड कॉरिडोर कहा जाने लगा। ईयर 1972 में कोलकाता पुलिस ने नक्सल लीडर चारू मजूमदार को गिरफ्तार कर लिया, जिससे कुछ ही हफ्तों बाद पुलिस कस्टडी में चारू मजूमदार की मृत्यु हो जाती है। धीरे धीरे करके बाकी के भी नक्सल लीडर्स को पुलिस पकड़ लेती है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि द रूट कॉज जिसकी वजह से लोग नक्सल बन रहे थे, उन पर कभी भी ध्यान नहीं दिया गया। उल्टा पुलिस एंड आर्मी का यूज किया गया टू सप्रेस दीज पीपल, जिसका नतीजा ये हुआ कि लोग और भड़क गए और नक्सल इंसिडेंट्स में और बढ़ोतरी होती रही।
छत्तीसगढ़ के सुकमा में कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा में नक्सली हमला हुआ है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ये नक्सलियों के पैर उखाड़ने की बौखलाहट है? अब नक्सलवादी लैंडलॉर्ड्स एंड मनी लेंडर्स को किडनैप करके उन्हें गांव वालों के सामने माफी मंगवाते थे एंड उन्हें छोड़ने के बदले में पैसे या फिर जमीन ले लिया करते थे। साल 2004 आते आते भारत भर में फैले सभी छोटे बड़े नक्सल ग्रुप जैसे कि पीपल्स फॉर पार्टी, यूनिटी, माओविस्ट कम्युनिटी सेंटर MCC इकट्ठे हो गए थे, जिसकी वजह से साल 2005 से 2011 नक्सली घटनाएं अपने पीक पर रही और लगभग भारत के 10 राज्यों में इन्होंने अपनी मजबूत पकड़ बना ली थी। यहाँ तक कि इन्होंने आंध्र प्रदेश के होम मिनिस्टर को भी लैंडमाइन ब्लास्ट करवा के मरवा दिया था। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में नक्सलियों ने कल खूनी खेल खेला। दोनों विधानसभा क्षेत्र में एक कार्यक्रम में शिरकत करने जा रहे थे। रास्ते में अचानक से 50 नक्सलियों ने घेर लिया। नक्सलवाद को बढ़ता देख इसको रोकने के लिए भारत की सरकार ने बल और बुद्धि दोनों का प्रयोग किया। जो लोग नक्सल बन गए थे उनके लिए नक्सल सरेंडर एंड रिहेबिलिटेशन पॉलिसी लाया गया, जिसमें सरेंडर करने पे 1.5 लाख रुपए प्लस 2000 रुपीज स्टाइपेंड अगले 3 साल के लिए मिलता था। साथ में सरकारी नौकरी और संतोष एवं सम्मानजनक जिंदगी जीने के लिए ट्रेनिंग एंड स्किल्स भी दिए जाते थे। प्लस अगर आप वेपन सरेंडर करते हैं तो उसके लिए भी मॉनेटरी बेनिफिट्स मिलते थे, जैसे AK-47 पे 25,000 रुपीज, स्नाइपर राइफल पे 35,000 रुपीज, ग्रेनेड पे 500, रॉकेट पे 1,000 रुपीज एंड पिस्टन पे 3,000 रुपीज। और नए लोग नक्सल ना बने इसके लिए उनके एरिया में डेवलपमेंट का काम किया गया। कनेक्टिविटी इंप्रूव करने के लिए रोड एंड टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटी डेवलप करी गई। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स एंड डॉक्टर्स को डिप्यूट किया गया। साथ में वहाँ पे रोजगार के साधन भी बनाए गए। और ये सब पॉलिसी या फिर ये सब चीजें सिर्फ पेपर्स पे नहीं थी, बल्कि नॉलेज, डिस्कशन एंड पब्लिक अवेयरनेस के थ्रू इनको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट भी किया गया। इसका नतीजा ये हुआ कि पहले नक्सल जहां भारत के 10 राज्यों के 96 डिस्ट्रिक्ट्स में फैले हुए थे, वो अब सिर्फ 3 राज्य उड़ीसा, झारखंड एंड छत्तीसगढ़ के 41 डिस्ट्रिक्ट्स में ही सीमित हो गए हैं। भारत में नक्सलवाद का होना साबित करता है कि आजादी के बाद भी एक ऐसा वक्त था जो कि बहुत पीछे रह गया और इनकी चीख पुकार को भी किसी ने नहीं सुना। आतंकवाद का ये ऐसा रूप जिसमें हम अपने ही लोगों से लड़ रहे होते हैं, बहुत ही दर्दनाक है। मुझे खुशी है कि भारत सरकार ने ऐसे लोगों के उत्थान और इन लोगों को समाज के मुख्य धारा में लाने के लिए कई सारे कदम उठाए और काफी हद तक इस कदमों में सफल भी हुए हैं। अब हम पीछे जाके अपनी पुरानी गलतियों को तो सुधार नहीं सकते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। कम से कम ये सोचकर संतोष तो कर ही सकते हैं। एनीवेज, आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी एंड आपकी इससे वैल्यू एडिशन हुई होगी। होपफुली मैं आपसे दोबारा मिलूंगा ऑन सम अनदर डे विद अ न्यू वीडियो एंड विद अ न्यू टॉपिक। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, स्वच्छ रहिए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।